नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्युदय क्रैश कोर्स अपनी समाप्ति की ओर है और इसी कड़ी में मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन सोलर सिस्टम और अर्थ लेकर के आया हूँ। सोलर सिस्टम से देखिए जनरली ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना समय लगता है, या कभी कभी आपसे कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं फैक्चुअल। तो आज चलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, हम इसमें थोड़े बहुत सन स्पॉट साइकिल भी समझेंगे, भाई सन स्पॉट्स क्या होते हैं, उनके साइकिल क्या होते हैं, उनका आखिर क्या प्रभाव होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि सोलर सिस्टम जो है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारा सौर मंडल जो है वो कहा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद से उसका भी ओरिजिन हुआ। और मेनली सोलर सिस्टम बनने के पहले आप कह सकते हैं कि भाई इस पूरे जोन में एक नेबुला कह सकते हैं गैस जो है वो मौजूद था। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ नेबुलर गैस मौजूद था। और एक तरह से ग्रेविटी के चलते, क्योंकि ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, सूर्य एक जगह पे आया और उसके अराउंड में ऑर्बिट्स में प्लैनेट जो है रिवॉल्व करना स्टार्ट किए, तो अपना सौर मंडल जो वो विकसित हुआ। ठीक है, लेकिन पहले जो है यही नेबुलर गैस थी और मेनली इसी से ये डेवलप हुआ है। तो वही ये कह रहा है कि जो ग्रेविटी है इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल एक तरह से प्ले की इसके इवोल्यूशन में। वही ये बोल रहा है कि सोलर सिस्टम क्या है भाई, ग्रेविटेशनली क्या है, बाउंड सिस्टम है। ठीक है, सन और बाकी जो भी ऑर्बिट जो है उसके अक्रॉस जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी प्लैनेट के साथ साथ एस्ट्रॉयड बेल्ट है, आपको पता है, कॉमेट भी जो है। इसके अलावा कुपियर बेल्ट में भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अक्रॉस। इसके अलावा डॉर्फ प्लैनेट भी जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो बस प्लैनेट्स ही नहीं है सोलर सिस्टम में, और भी जो भी ऑब्जेक्ट हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, सब के सब जो है ग्रेविटेशनली बाउंड है और उनको मिला करके हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अभी सोलर सिस्टम जो है ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो आपका हुआ। और मैं जैसे कि बता रहा था, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के चलते जो है जो आपका इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड था, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेबुला। ठीक है, यही नेबुला जो है एक तरह से सेग्रीगेट हुआ अलग अलग तरीकों से, और उसको एक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है आपका सोलर सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स स्टार जो सन है वो है, इसके अलावा जो भी इसके द्वारा इसके ग्रेविटी के द्वारा बाउंड है वो आता है। सोलर सिस्टम में स्टार एक ही है भाई, पता है आप लोगों को, सन, और इसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनको मिला करके सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, अब गौर से देखिए भाई, यही अपना सोलर सिस्टम है। इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो प्लैनेट्स हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं, है ना, इसमें बाद में देखिएगा तो ये प्लूटो पहले क्या था, प्लैनेट था, और प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से अब हटा दिया गया। ठीक है, 2006 के आसपास। और ये इसीलिए हटाया गया, हम समझेंगे कुछ रीजन से। भाई प्लैनेट आखिर किसको बोलते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, और इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर है उनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। मेनली ये गैस से मिल करके बना। समझ में आ रहा है बात? उसमें आपको पता है ऑफ कोर्स क्या है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और मरकरी जो है इसमें सबसे छोटा प्लैनेट है। इसके अलावा गौर से देखिए कि ये जो आपका सूर्य है वो मेनली क्या है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपैक्ट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मैं बता रहा था रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यूपियर बेल्ट जो आपका नेपच्यून से थोड़ा और दूर एक बेल्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं इसी में आपके कॉमेट्स वगैरह जो है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो सिरिस आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा क्या है, एस्ट्रॉयड। ठीक है, काफी इसका मास और वॉल्यूम दोनों ही बड़ा है, और ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब देखिए गौर से कि भाई प्लैनेट जो है वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि सबसे पहले ऑफ कोर्स सन के अक्रॉस घूमेगी। इसके अलावा उसमें एक सफिशिएंट मास होगा या सेल्फ ग्रेविटी होगा, जिससे कि वह कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी फोर्स है अगर उस पर आके टकरा रहा है तो अपना शेप जो है वो मेंटेन कर ले। तो मान लीजिए कि अगर स्फेरिकल शेप है किसी प्लैनेट का और यहाँ पे एक कोलिजन हुआ, तो इसका शेप उसके बाद भी क्या रहे, स्फेरिकल रहे, कुछ डिफॉर्म शेप ना हो। इसके अलावा अपने ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रही है, मान लो कि यहाँ पे आपका सूर्य है और ये ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कोई प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इसका ऑर्बिट जो है चेंज नहीं होना चाहिए, अपने ऑर्बिट को मेंटेन करे, यानी कि इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करने की क्षमता रखता। समझ रहे हैं बात? यही जो है प्लूटो में एब्सेंट था, और इसके चलते जो है प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। वो देखा गया कि जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था सन के अक्रॉस, तो कभी कभी वो अपने ऑर्बिट से छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है प्लूटो को हटा दिया। अच्छे, ये बात समझ में आई। और प्लूटो अब किस श्रेणी में है भाई, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में।
तो आपसे पूछ सकता है बीपीएससी। ठीक है, अभी देखिए गौर से कि स्टार क्या होते हैं भाई। स्टार ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है, जिसमें कि क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूसली फ्यूजन होते रहता है। स्टार्स में हाइड्रोजन जो जुटते हैं, हीलियम बनता है, फ्यूजन प्रोसेस होता है और उसके चलते ढेर सारी एनर्जी जो है बाहर आती है। ठीक है, इसीलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, खुद जो है क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। और इनमें मेनली जो है आपका प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा क्या होता है, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कि बहुत ज्यादा वो मैटर जो है हीटेड होता है और उसमें जो एटम है वो अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीजें जो है इमिट करते रहते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, इसके अलावा स्टार्स जो है वो कॉस्मिक एनर्जी इंजन है भाई, और कॉन्टिन्यूसली जो है हीट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, है ना, गामा रेज, सब आपको पता है भाई, ऐसे रेडिएशन जो है एमिट करते हैं लगातार। ठीक है, ऑफ कोर्स सनलाइट से ही तो आपका यूवी रे आता है, याद है आपको, और स्ट्रेटोस्फीयर उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। अभी देखिए गौर से कि जो स्टार्स हैं वो आपके फॉर्म हुए ऑफ कोर्स कब, जब आपका बिग बैंग, ऑफ कोर्स गैलेक्सी के पार्ट हैं, और बिग बैंग जब हुआ उसके बाद फॉर्म हुआ। बिग बैंग क्या है भाई, माना गया कि इनिशियली पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से पॉइंट पे, सिंगुलर पॉइंट पे टिका हुआ था, जिसका कि इनफाइनाइट डेंसिटी, और इनफाइनाइट क्या आप कह सकते हैं कि मतलब डेंसिटी काफी ज्यादा था। तो एक बैंग हुआ, एक धमाका सा हुआ, और उसके बाद से यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करने लगा। तो बिग बैंग थ्योरी इसी बात की मतलब मेनली पुष्टि करती है कि भाई स्टार्स भी गैलेक्सी के हिस्सा हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। ठीक है, बिग बैंग बना, इसके बाद स्टार्स भी है। अभी ये जो है इनमें मेनली गैस और प्लाज्मा होता है, जैसा मैं बता रहा हूं, और ये काफी ज्यादा हीटेड होते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब देखिए गौर से भाई कि सन क्या है। सन भी ऑफ कोर्स एक स्टार है, और इसमें आपसे पूछ सकता है कि सन में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो क्या है, तो भाई हाइड्रोजन है 70%, बाकी हीलियम और अदर गैसेस है। ये 109 गुना ज्यादा है किससे, अर्थ से। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम का 99.83% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये 150 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स दूर है किससे, अर्थ से, और इसी 150 मिलियन किलोमीटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और सनलाइट जो है, यही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी एक बार पूछा हुआ था कि भाई कितना समय लगाती है, ऑलमोस्ट 8 मिनट जो है लगाती है। ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि भाई सबका जो भी प्लैनेट है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते रहते। इसके अलावा ये कॉन्टिन्यूसली, जैसा कि मैंने बताया, कि ढेर सारे रेज जो है वो इमिट करता है, एक्स रे, गामा रे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे, है ना, इंफ्रारेड, सभी टाइप के रे जो है, विजिबल रे, सभी टाइप के रे जो है वो क्या करेगा, एमिट करेगा, है ना। इसके अलावा आप गौर से देखिए कि भाई कभी कभी सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस जो है वो सन के सरफेस पे ऑब्जर्व किया जाता है। कि मान लो ये सन है, इसमें कभी कभी एकदम से आप ब्राइटनेस देखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स। और ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा था कि भाई ये मैग्नेटिक एनर्जी है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियाई के, क्योंकि एटम इतना हीटेड है कि इनको कंटिन्यूसली इमिट करते रहता है। इनकी मैग्नेटिक एनर्जी से ही हमें सोलर फ्लेयर्स दिखने हैं। और सन का जो कोर है उसमें तो ऑलमोस्ट लाखों डिग्री सेल्सियस का तापमान है, लेकिन जो फोटोस्फेयर है, जो सरफेस वाला एरिया है जो हमें दिखाई देता है, वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, कि मैं बात कर रहा था, जो सन फ्लेयर्स हैं, ये जब ट्रैप कर लिए जाते हैं आपके, इनको जब ट्रैप कर लिया जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो ऑरोरा बनता है। तो आपसे पूछ सकता है ऑरोरा क्या होता है, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इंटरेक्ट करेगा किससे, आपके चार्ज पार्टिकल से, जो कि सूर्य से आ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा किस में बनता है भाई, अगर आप एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखिए तो ऑरोरा जो है आपको थर्मोस्फेयर में। ठीक है, एक और चीज देखी गई कि सन के आसपास छोटे छोटे स्पॉट्स देखे गए। ठीक है, जिनको कि सन स्पॉट बोला गया। अभी सन स्पॉट्स क्या है, सन स्पॉट्स जो है रिलेटिवली कूलर रीजन्स है, सन पे देखा गया कि ये ठंडे जगह है। और ये गौर से ये इस बात की एनालिसिस जब की गई तो ये देखा गया कि सूर्य पे जब इनकी संख्या बढ़ रही है, सन स्पॉट्स की संख्या बढ़ रही है, तो सूर्य यानी कि गर्म हो रहा है, और सूर्य पे जब इनकी संख्या घट रही है तो सूर्य क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आइडिया लगाया गया कि जब भी सन स्पॉट्स बढ़ेंगे तो थोड़ी पृथ्वी का जो तापमान है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और सन स्पॉट्स कम होंगे तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, डाउन होगा। इसीलिए ये देखा गया कि सन स्पॉट जब भी कम हुए हैं
इनकी संख्या कम हुई है, तो आइस एज जैसे सिचुएशन जो है देखने को मिला है, क्योंकि नेचुरली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो सन स्पॉट्स आपसे पूछ सकता है, ऑफ कोर्स ये क्या है, डार्क अपीयरिंग एरियाज हैं जो कि ठंडे होते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। और ये जब भी बढ़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, घटेंगे तो घट जाएगा, ठीक है, पृथ्वी का तापमान घट जाएगा। यही देखिए सन स्पॉट जो है ये देखेगा भाई ऐसे कुछ कुछ धब्बे सन पे। अब देखो गौर से अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि ऑफकोर्स थर्ड प्लेनेट है भाई सन से, इसका डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर, अभी मैंने बताया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसी को बोलते हैं। 24 घंटे लगाता है भाई एक स्पिन में। इसके अलावा इस पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है फिर से बीपीएससी कि भाई तीसरा वाला गैस सबसे ज़्यादा कौन है, तो भाई आर्गन है, याद रखना है भाई। CO2 मत मार दीजिएगा आप, उसके बाद CO2 आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 0.9% के अराउंड जो है आपका क्या होता है, आर्गन आता है, 0.09, ठीक है। अब देखिए गौर से मून के बारे में अगर बात किया जाए तो चंद्रयान ऑफ कोर्स लॉन्च हुआ है। तो मून जो है इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है भाई। 1/4 जो है इसका डायमीटर है किससे, अर्थ से। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मून से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछेगा सोलर सिस्टम में तो। इसके अलावा इसका जो रोटेशन है और जो रिवोल्यूशन है वो दोनों सिंक्रोनस है। इसका मतलब कि इसका एक ही फेस जनरली दिखाई देता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई कितना फेस दिखाई देता है तो लगभग 59% फेस ही जो है लगभग विजिबल होता है। 41% हमेशा हमारी ओर आता ही नहीं है, हमेशा क्या हो एक तरह से दिखाई नहीं कभी भी अर्थ से, ठीक है। जो स्टडी है मून की उसको क्या बोलते हैं भाई, सेलेनोलॉजी, ठीक है। अब देखिए गौर से कि एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड और मेटियोर्स और मेट्रॉयड्स और कॉमेट्स क्या होते हैं। इसमें बार बार आप लोग जो है परेशान होते हैं, तो फिर से उस फिगर पे आते हैं, ध्यान से बस सुन लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। इस फिगर में ये जो है मान लो क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसमें एस्ट्रॉयड जो है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं भाई सूर्य के अक्रॉस। ये आपस में एस्ट्रॉयड जो है वो क्या करेंगे भाई, स्मैश करेंगे। उनसे जो टुकड़ा निकलेगा, हमेशा याद रखो, उसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स, डी वाला, ठीक है। मीटियोराइट और मेटेरॉइड्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीटियोराइट्स। जब एस्ट्रॉयड जो है वो क्या करेगा, स्मैश करेगा। अभी ये मीटियोराइट जो है, मान लो अर्थ की दिशा में मूवमेंट स्टार्ट किया और अगर क्या हो गया, बर्न हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग मीटियोर। जो आप लोग देखते हैं टूटता तारा, तो वो क्या होता है भाई, वही मीटियोर होता है। अभी यही मीटियोराइट जो है वो क्या हुआ, पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ, अर्थ के सरफेस को हिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीटियोराइट्स। समझ में आ रहा है बात? तो जो टी वाला मीटियोराइट्स है वो हिट करेगा और मीटियोराइट्स जो है वो एस्टेरॉयड के टूटने पे बनेंगे। बस यही कंफ्यूजन जनरली होता है, ठीक है। अभी कॉमेट क्या होता है भाई कि क्यूपियर बेल्ट जो आप ये देख रहे हैं गौर से, इस क्यूपियर बेल्ट में जो है आपका पाया जाएगा। और अगर ये सूर्य के अक्रॉस जब बढ़ेगा तो एक तरह से टेल इसका एक क्रिएट होता है इस कॉमेट का, चूंकि ये होते हैं आइसी डस्टी बॉडी, तो जो टेल क्रिएट होता है इसके चलते ये काफी विजिबल होते हैं भाई स्काई में, ठीक है। हेले कॉमेट एक काफी फेमस कॉमेट है जो कि बहुत दिन के बाद जो है अपीयर होता है। तो ऑफ कोर्स ये क्यूपियर बेल्ट में जनरली मिलेंगे और सन के अक्रॉस जब भी आएंगे तो उसको ठीक मोशन के अगेंस्ट जो एक टेल अपीयर होगा और इसके चलते ये कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा भाई कि मीटियोराइट्स क्या है, मीटियोर क्या है, मीटेराइट्स क्या है। ऑफ कोर्स जब आपका एस्टेरॉयड जो है वो क्या करेगा, स्मैश होगा आपस में, तो जो टुकड़ा बनेगा वो मीटेरॉयड होगा। मीटेरॉयड जो अर्थ के ओर बढ़ना स्टार्ट किया एटमॉस्फेयर में, जैसे ही आएगा अगर वो बर्नअप हो गया कंप्लीटली तो उसको मीटियोर बोलेंगे। अगर वो बर्नअप नहीं हुआ, बच गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मीटियोराइट। और कॉमेट जो है क्यूपियर बेल्ट में बॉडी होते हैं ऐसे जो कि आइसी डस्टी होते हैं, जब वो सूर्य की ओर बढ़ते हैं तो एक टेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यही बस आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए गौर से कि भाई कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये फैक्चुअल सेशन ही है तो आपको थोड़ा बहुत और भी फैक्ट याद रखना चाहिए। सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम का जो साइज है वो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसके अलावा मरकरी के पास कोई गैस नहीं है भाई। वीनस जो है एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको वेल प्लैनेट भी बोलते हैं। और सबसे गर्म प्लैनेट जो है आपका क्या है, वीनस है। पता होगा आप लोगों को, क्योंकि इस पे क्या है, मरकरी नहीं है, मरकरी जबकि पास है सूरज के, क्योंकि इसके पास CO2 का एक क्या है, क्लाउडी कह सकते हैं चादर जैसा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है वीनस पे, जिसके चलते काफी गर्म होता है। ये भी क्या करता है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है भाई वीनस, ठीक है। आपको ये भी चीज याद रखनी है। और हॉटेस्ट प्लेनेट जैसा कि मैंने बताया है, वीनस की बातचीत चल रही है अभी, ठीक है।
रेड प्लैनेट अगर बोला जाए तो भाई क्या है आपका मार्स है, ठीक है। जुपिटर जो है उसको विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं और इसका रिंग जो है वो सिलिकेट से मिल करके बना होता है। जितने भी ये 4 प्लैनेट आपने देखे हैं सबके पास रिंग है। सैटर्न का थोड़ा अच्छे से विजिबल होता है। गैनीमीड जो है वो क्या है, सबसे बड़ा इसका जो है सैटेलाइट है, ठीक है। अपने सोलर सिस्टम का भी क्या है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके अलावा यूरेनस जो है उसको सबसे पहले टेलीस्कोप से भाई खोजा गया, ठीक है। ये भी क्या करता है, विनस की तरह ही क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और इसका जो रिंग है वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन, ठीक है। यूरेनस के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा डेंसिटी की अगर बात की जाए कि सभी प्लैनेट्स में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो अर्थ की डेंसिटी ज्यादा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और वीनस को एक रोटेशन अपना कंप्लीट करने में 243 दिन लगता है, यानी कि अपने पृथ्वी पे 24 घंटे लगते हैं भाई एक दिन में, तो वीनस पे वैसे ही एक दिन को पूरा करने के लिए 243 दिन लगेगा, ठीक है। अर्थ का अगर दिन की बात किया जाए तो एक बार में देखने पे 2000 स्टार्स दिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। सैटर्न का जो है आपका एक सैटेलाइट है टाइटन, काफी फेमस, और जैसा कि मैंने बताया कि मून का आपका 59% हिस्सा ही क्या होता है, विजिबल होता है। ब्राइट पार्ट जो है मून का वो आपका क्या होता है भाई, माउंटेन से भरा हुआ होता है जो चमक रहा होता है, और जो डार्क पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, लो लाइंग प्लेन्स होते हैं। इसके अलावा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो शांति होती है भाई, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति है, वो क्या है, मेनली डस्ट पार्टिकल है, और ये रियर साइड है जिसको कभी देखा नहीं गया, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपसे पूछ सकता है बीपीएससी कहाँ पाया जाता है, तो मून पे पाया जाएगा भाई। लाइट जो है 1.3 सेकेंड जो है लेती है अर्थ पे पहुंचने में, जैसा कि सन से पूछ दिया था तो मून से भी पूछ सकता है बीपीएससी। इसके अलावा सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम जो है वो भी पाया जाता है। अभी हाल ही में आप देखिएगा गौर से कि भाई आइस का जो है उस पर बहुत बात चल रहा है कि लूनर आइस वाटर, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा कि लूनर आइस वाटर यही खोजने जो है अपना चंद्रयान 3 गया है, और इससे हम बहुत सी चीजों का आइडिया लगा सकते हैं। लूनर आइस वाटर से हम इसका भी आइडिया लगा सकते हैं कि भाई वहां पे वोल्केनिज्म कैसे हो रहा था, उसके रॉक के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है क्या, इसके अलावा वहां पे लूनर कॉलोनी बनाया जा सकता है क्या, टूरिज्म जो है कितना वहां पे फिजिबल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो काफी कंप्रिहेंसिव जो आइडिया देने वाला है चंद्रयान 3, जो हमारा रोवर और आप कह सकते हैं लैंडर है, इसकी मदद से। तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, इसलिए भी काफी सिग्निफिकेंट है इस बार मून। तो मून आप लोग जो अच्छे से और भी पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑफ कोर्स कोशिश की है कि जो भी फैक्चुअल डेटा इन्फॉर्मेशन है मैं बता लूँ। इस सेशन में हमने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया जो कि बीपीएससी जनरली पूछते आ रहा है, सोलर सिस्टम। मून हमने थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस किया क्योंकि ऑफकोर्स चंद्रयान 3 के चलते एक हाइप बना हुआ है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसी के साथ अगले सेशन में मिलते हैं ज्योग्राफी के एक और सेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।